नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी जो तैयारी है एचटेट की वो बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों के लिए एक नई सूचना है साथियों। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। यानी राजस्थान पीजीटी केमिस्ट्री का जो है नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं साथियों वो आपके लिए 36 रहने वाली हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इस बार बहुत कम आई हैं, 36 पोस्ट ही रहने वाली हैं इस बार। ठीक है, तो साथ के साथ यही आपके लेक्चर आपके राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जहां सब्जेक्ट आपका आएगा। क्लियर? चलिए साथियों, आज शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 111 से। एचटेट 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, एचटेट 2020 के क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे हैं साथियों। तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट। तो पहली बात तो ये पूछ रहा है राइट कौन सा है भाई, इसकी बात पूछ रहा है, राइट पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट फॉर डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड का मतलब क्या होता है कि जो दो आयन दे सकता है, यानी जिसके पास दो आयनाइजेबल आयन होते हैं, टू आयनाइजेबल आयन जिसके पास है, उसकी बात कर रहे हैं। मतलब ये कह रहा है कि राइट क्या है इस सेंटेंस में, हमें वो बताना है। गलत नहीं, राइट पूछ रहा है। मतलब इनमें से कौन सा राइट है, डाइप्रोटिक एसिड के बारे में बात कर रहा है। तो डाइप्रोटिक एसिड का मतलब क्या है साथियों? डाइप्रोटिक को आप ऐसे समझ सकते हो साथियों। मान लो मेरे पास कोई एक एसिड है जिसको मैं ये कहता हूं कि वो HX2 है। अगर मैं इसका आयनाइजेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, H प्लस प्लस में HX माइनस मिलता है। तो इस आयनाइजेशन प्रोसेस या डिसोसिएशन प्रोसेस के लिए जो कांस्टेंट लगाता हूं मैं, वो आता है Ka1। जब मैं HX माइनस का फिर से आयनाइजेशन करवाता हूं साथियों, ठीक है, फिर से आयनाइजेशन करवाता हूं, तो इस प्रोसेस के लिए जो आयनाइजेशन कांस्टेंट लगेगा वो Ka2 लगेगा। यहाँ पे भी आपको H प्लस आयन मिलेगा और साथ में X2 माइनस मिलेगा। अब एक बात ध्यान से नोट करो कि Ka1 और Ka2 में से इसने पूछा कि रिलेशन कौन सा ग्रेटर है या फिर इक्वल टू है। देखो इक्वल टू तो होता ही नहीं, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस में अलग अलग केमिकल एनवायरनमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट होता है, तो दोनों अलग अलग तो होते ही नहीं, यानी फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सेकंड आपका थर्ड ऑप्शन भी नहीं होता है। फर्स्ट और सेकंड के अंदर आपको देखना होता है। तो पहली बात तो ये याद रखना कि Ka1 जो होता है ना साथियों, वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है Ka2 से, विच इज ग्रेटर देन Ka3 से, अगर वो ट्राइप्रोटिक एसिड है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो ये जो आयन है आपका, ये नेगेटिवली चार्ज आयन है। जो प्रोटॉन का रिमूवल है, प्रोटॉन रिमूवल जो है, प्रोटॉन रिमूवल जो है फ्रॉम ए नेगेटिवली चार्ज आयन, फ्रॉम ए नेगेटिवली चार्ज आयन इज डिफिकल्ट। वो क्या है? डिफिकल्ट है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहां से ये पॉजिटिवली चार्ज H प्लस आयन निकालना इतना मुश्किल है, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल H प्लस आयन देना नहीं चाहता, इसलिए Ka2 स्मॉलर होता है, यानी इसका डिसोसिएशन कम होगा। यानी सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट या सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा पहले वाले से कम होता है साथियों। तो इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा, राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा साथियों। राइट ऑप्शन क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है। क्लियर? उसके बाद बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है हमसे कि मेथेनॉल ऑन हीटिंग विद सैलिसिलिक एसिड। मेथेनॉल की रिएक्शन है, मेथेनॉल का मतलब CH3OH है। इसकी रिएक्शन है सैलिसिलिक एसिड के साथ साथ। किसके साथ है? सैलिसिलिक एसिड के साथ है साथ, यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आप इसको कह सकते हो। सैलिसिलिक एसिड के साथ रिएक्शन है एंड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H प्लस आयन, कंसंट्रेटेड H प्लस आयन अगर मैं इसके साथ करता हूं तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा P, उसकी स्मेल क्या होने वाली है? उसकी स्मेल क्या होने वाली है? तो जो इसका जो प्रोडक्ट होता है साथियों, उसको हम बोलते हैं मिथाइल सैलिसिलेट। इससे बनता क्या है? मिथाइल मिथाइल सैलिसिलेट। ठीक है, मिथाइल सैलिसिलेट। और इसकी जो स्मेल आती है वो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन की तरह होती है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। इसकी स्मेल कैसी होती है भाई? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन की तरह स्मेल आती है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है इसमें? करेक्ट ऑप्शन रहेगा साथियों। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये क्वेश्चन HPSC PGT केमिस्ट्री के स्क्रीनिंग में आया था भाई 2024 के अंदर, स्क्रीनिंग एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। क्लियर?
ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक कार्बोनेट और ऑफ जिंक। देखो कार्बोनेट और के बारे में बात करते हैं। मैं कई बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि कार्बोनेट और कौन कौन सी होती हैं। तो जो कार्बोनेट और होती है वो होती है जिंक की। कार्बोनेट और कौन सी होती है, जिसको हम कहते हैं जिंक कार्बोनेट। ठीक है, जिंक कार्बोनेट, इसका नाम होता है केलेमाइन। क्या नाम होता है, केलेमाइन जिंक कार्बोनेट और होती है। तो जिंक की जो सल्फाइड और जो होती है उसको हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, या फिर आप उसको कहते हो स्फेलेराइट, या फिर आप उसको क्या कहते हो, स्फेलेराइट बोलते हो साथियों। ये जिंक सल्फाइड को कहते हैं, यानी सल्फाइड और जो जिंक की ऑक्साइड होती है जिंकाइट बोलते हैं साथियों। उसको क्या बोलते हैं, जिंकाइट, यानी ZnO। ZnO क्या होती है, जिंकाइट और होती है। तो कार्बोनेट और कौन सी हो जाएगी, केलेमाइन हो जाएगी साथियों। बिल्कुल आपका सेकंड ऑप्शन इसमें भी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा इसमें, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि FeCl3 इन वाटर कंसिडर करना है, ये बेसिक है। अमोनियम क्लोराइड इन वाटर एसिडिक है, अमोनियम एसिटेट इन वाटर एसिडिक है, Na2CO3 इन वाटर बेसिक है। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो किसकी बात कर रहा है, ये हमसे ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। जो करेक्टली मैच नहीं है मतलब जो गलत है, हमें उनको ढूंढना है इनमें से। मतलब जो करेक्टली मैच नहीं है उनके बारे में बात कर रहा है, जो गलत है उसको ढूंढना है भाई। ठीक है, जो गलत है उसको ढूंढना है। देखते हैं A और B, अच्छा कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है B एंड D का ऑप्शन है। देखो B एंड D कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड इन वाटर एसिडिक है। देखो सीधी सी बात है, जब भी आप पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं, FeCl3 इन वाटर जो होता है वो एसिडिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही आप FeCl3 डालते हो इसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, FeOH बोलता है इसके अंदर, फेरिक हाइड्रोक्साइड, और प्लस में आपको क्या देता है, H प्लस आयन देता है। इसका मतलब ये एसिडिक होता है भाई। बिल्कुल ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ये तो करेक्ट है नहीं। ठीक है, नॉट करेक्टली मिस। तो एक तो ऑप्शन आपका ए आएगा, यानी एक तो ए वाला रहेगा, ये हमारे लिए सही रहेगा। दूसरा आपके पास देखो जो तीसरा है अमोनियम एसिटेट है। अमोनियम एसिटेट का मतलब हो गया CH3COO NH4 प्लस। अमोनियम एसिटेट जो है, अगर मैं इसको वाटर के साथ मैच करूं, वाटर के अंदर डाल दूं, तो आपको क्या मिलता है, CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोथ वीक एसिड एंड वीक बेस हैं, तो अनआयनाइज्ड रहते हैं। ये दोनों ही क्या है, वीक एसिड प्लस में वीक बेस, इसका मतलब क्या रहेंगे, अनआयोनाइज्ड रहेंगे। क्या रहेंगे, वाटर के अंदर अनआयोनाइज्ड रहेंगे, तो एसिडिक नहीं होते हैं, ये अनआयोनाइज्ड रहते हैं। यानी इनकी पीएच नियरली इक्वल टू क्या रहती है, 7 के आसपास रहती है साथियों। इसका मतलब ये भी करेक्टली मैच नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये दोनों हमारे ऑप्शन हो जाएंगे। तो ए और सी किस में है, थर्ड ऑप्शन में हमारे पास ए और सी है साथियों। तो थर्ड ऑप्शन में हमारे पास क्या है, ए और सी है। इसका मतलब यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों में ये करेक्ट मैच नहीं है क्योंकि उल्टा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है साथियों, ए कंपाउंड विच कैन बी यूज्ड इन स्पेस व्हीकल बोथ टू ऑब्जॉर्ब CO2 एंड O2 भाई। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपका HPSC PGT केमिस्ट्री के स्क्रीनिंग के अंदर आया हुआ है। PGT केमिस्ट्री 2024 का जो एग्जाम हुआ था पिछले महीने, उसके अंदर ये आया था। और इसका जो आंसर होता है साथियों, इसका जो आंसर होता है वो आपका आंसर होता है, इसका जो आंसर है ये सोडियम पर ऑक्साइड होता है, Na2O2 होता है, सोडियम पर ऑक्साइड, सॉरी। ठीक है, Na2O2 ये जो होता है, ये स्पेसक्राफ्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और को एब्जॉर्ब करने के लिए और ऑक्सीजन को लिबरेट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी बाई फंक्शनल है। क्लियर, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 116, द नंबर ऑफ एंगुलर नोड फॉर डी ऑर्बिटल। हाँ भाई, ये भी आपका HPSC के एग्जाम में पूछा गया था। HPSC PGT केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2024 वाले के अंदर। तो इसमें डी ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितने होते हैं। देखो बेटा, एंगुलर नोड अगर हमें समझना है कि एंगुलर नोड कितने होते हैं, एंगुलर नोड का मतलब होता है जितनी एल की वैल्यू होगी उतने ही एंगुलर नोड होंगे। दूसरे टाइप के जो नोड होते हैं वो होते हैं रेडियल नोड। वो कौन से होते हैं, रेडियल नोड। रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है निकालने का होता है n - l - 1। क्लियर,
तीसरा आपके पास एक फॉर्मूला और होता है, उसमें हमें टोटल नोड काउंट करने होते हैं। टोटल नोड होते हैं वो होते हैं आपके n-1 के बराबर। तो हमें निकालना है यहाँ पर एंगुलर नोड। एंगुलर नोड का मतलब होता है एल की वैल्यू के समान। तो अब एल की वैल्यू किसी भी सबसेल के लिए अगर मैं बात करूँ तो कितनी होती है, मैं वो देखता हूँ। देखो अगर मेरे पास एस सबसेल है तो एल की वैल्यू उसके लिए 0 होगी। अगर पी सबसेल है तो एल की वैल्यू उसके लिए 1 होगी। अगर डी सबसेल है तो एल की वैल्यू उसके लिए 2 होगी। अगर एस पी डी और एफ सबसेल है मेरे पास तो उसके लिए एल की वैल्यू 3 होगी। तो यहाँ हमें कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहा है, डी ऑर्बिटल की, यानी डी सबसेल की बात कर रहा है। तो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। और जितनी एल की वैल्यू होती है उतने ही एंगुलर नोड होते हैं। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा साथियों। इतने ही एंगुलर नोड होते हैं इसके अंदर। अगर मान लो डी ऑर्बिटल के अंदर वो हमसे क्या पूछ लेता, रेडियल नोड पूछ लेता, रेडियल नोड, रेडियल नोड इन डी ऑर्बिटल। ठीक है, डी ऑर्बिटल के अंदर रेडियल नोड पूछ लेता तो हमारे पास एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एन जो है यहाँ तो एल हो ही जाएगा। रेडियल नोड अगर हमें पूछने हैं तो वो एन माइनस में एल माइनस में 1 करना पड़ेगा। कौन से डी ऑर्बिटल में पूछा जाता है उसके लिए एन की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए थी। एन माइनस में एल करना था और माइनस में 1 करना था, यानी जितनी भी एन की वैल्यू होती है उसमें से हमें क्या माइनस करना था, 2 माइनस में 1 करना था, यानी टोटल में एन माइनस 3 आप लिख सकते हो। ये रेडियल नोड का फॉर्मूला हो जाता है किसी भी डी ऑर्बिटल के लिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 40 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम। कितना, 40 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, और इन 2 आवर्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस हाउ मच एल्यूमिनियम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द सेम करंट इन 2 आवर्स। देखो सेम करंट से 2 आवर में कितना एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हो जाएगा भाई, इसके बारे में अगर हमें बात करनी है साथियों तो सीधा सीधी सी बात है, ये आपका फैराडे का सेकंड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे है, फैराडे सेकंड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। फैराडे का सेकंड लॉ क्या क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी दो सेल सीरीज में कनेक्टेड है तो उनके अकॉर्डिंग किसी एक का वेट अगर मुझे देखना है, जैसे वेट ऑफ कैल्शियम जो होगा उसका रेशियो, अगर वेट ऑफ कैल्शियम और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल आएगा, वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय में इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम के रेशियो के बराबर आना चाहिए। अब मेरी बात सुनो यहाँ पे कि वेट कितना मिला कैल्शियम का, 40 ग्राम, 40 किलोग्राम। ठीक है, और बाई 2 आवर्स में हाउ मच एल्यूमिनियम कैन बी प्रोड्यूस। अब एल्यूमिनियम एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम कितना, 40 कितना होता है भाई 40, और इक्विवेलेंट वेट कितना है कैल्शियम का, इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा 20, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन यूज करता है 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू में एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना है, वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना आएगा वो हमें चाहिए, डिवाइड बाई में उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट होता है 7, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, डिवाइड बाई 9 कितना कितना आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, 3 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 9, तो यहाँ लिख देंगे 9। अब अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास वेट ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगा, वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना आएगा 360 डिवाइड बाई में 20, आपको इसको डिवाइड करना है 18, आपके पास आ जाएगा 18 किलोग्राम। आपका क्या रहेगा साथियों, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। देखो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट होगा उसी के। ठीक है, तो इनका रेशियो अगर हम इक्वल कर ले, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट इक्वल टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ कितना वेट आया, 40 किलोग्राम आया। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, अगर मैं इक्विवेलेंट की बात करूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कैल्शियम क्या करता है साथियों, Ca2+ में कन्वर्ट होने पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 आयनाइजेबल, 2 वैलेंसी है इसकी, तो 40 डिवाइड बाई में 2 कितना आएगा 20, ये इक्विवेलेंट वेट हो गया कैल्शियम का। सेम ऐसे ही एल्यूमिनियम जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Al3+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो एल्यूमिनियम का जो इक्विवेलेंट वेट है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो कितना आएगा 27, इसका मोलिकुलर वेट मतलब एटॉमिक मास होता है, उसको कितने से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, 9 आ जाएगा। वही वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, वेट ऑफ एल्यूमिनियम हमारे पास आ जाएगा कितना आया था। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स इंक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर राइजेस। देखो एटॉमिक नंबर का बढ़ना, उसके साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ती है। आपको एक चीज पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर आपकी क्या होती है साथियों, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो आपकी बढ़ तो सकती है लेकिन लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, उसके बाद जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वो घटना शुरू हो जाती है। मेटलिक कैरेक्टर की अगर बात करें आप, मेटलिक कैरेक्टर की बात करें तो आपके पास क्या होता है साथियों,
मेटलिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे आप जाते हैं, एज द इंक्रीजेस द एटॉमिक नंबर राइजेस, विच ऑफ द अल्कली मेटल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है सॉरी, अल्कली मेटल के बारे में पूछ रहा है, यानी कि ग्रुप 1 के मेटल जो है, ग्रुप 1 के मेटल जो है उनको क्या कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं। अगर इनके बारे में पूछ रहा है तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम है साथियों। अगर इनके बारे में बात कर रहा है, अगर वो अल्कली मेटल के बारे में बात कर रहा है, तो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे जाते हो तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, जेड इंक्रीजेस, जेड का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर है, जेड का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा तो आयनिक रेडियस इनकी इंक्रीज करेगी, बिल्कुल सही बात है, आयनिक रेडियस इंक्रीज करेगी क्योंकि साइज बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस एज साइज इंक्रीजेस। साइज क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज, क्या इंक्रीज होती है, शेल इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बढ़ता है। क्लियर है ये बात, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बढ़ता है। टॉप टू बॉटम जाएंगे। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथियों, साइज के। साइज जितना बड़ा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम। तो टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज नहीं करती, डिक्रीज करती, मतलब ये तो होगी नहीं। क्लियर है। फिर बारी आती है साथियों किसकी, आपके पास मेल्टिंग पॉइंट्स की। तो टॉप टू बॉटम जब जाते हो तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, बढ़ता नहीं। सीजियम तो ऐसा होता है कि सीजियम तो आपकी हथेली पर ही पिघल जाएगा, काम पर क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब इनके मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं अल्काली मेटल्स के अंदर तो मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या हो जाता है साथियों, डिक्रीज कर जाता है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो बच गए आपके पास मेटलिक करेक्टर। टॉप टू बॉटम जाते हैं, मेटलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, आयनिक रेडिएशन इंक्रीज करती है और डेंसिटी भी इंक्रीज करती है साथियों। यानी ए बी एंड डी कहाँ आएगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है अल्कली मेटल्स, फिर से अल्कली मेटल का ही क्वेश्चन है, यानी अल्कोहलिक एलिमेंट से आ रहा है ये क्वेश्चन भी। अल्कली मेटल डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू। देखो ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, नॉट ट्रू पूछा है, कौन सी बात सही नहीं है भाई, ये बतानी है आपको। नॉट ट्रू, क्लियर। ट्रू तो हमें पता ही है, नॉट ट्रू कौन सा है, देखो इट बिकम्स ब्रॉन्ज कलर इन कंसंट्रेशन, ये बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है कि जब भी आप अमोनिएटेड सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करते हो, ठीक है, कंसंट्रेशन जब उसकी बढ़ाते हो तो वो ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है। सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स, ये भी बिल्कुल ट्रू है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। इट बिकम्स डायमैग्नेटिक, ना ये फॉल्स है। डायमैग्नेटिक कब होता है, जब हम उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, वो ब्रॉन्ज कलर का जब होता है ना, तब डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है। सॉल्यूशन बिकम्स कंडक्टिंग, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी वजह से सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कंडक्टेड हो जाता है। तो नॉट ट्रू कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ। ये फॉल्स है, इसी के बारे में हमसे पूछा हुआ था कि इसमें से फॉल्स कौन सा है, तो ये वाला आंसर रहेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। व्हाट विल बी द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AX3। NCERT का सोल्ड एग्जांपल है भाई, NCERT का सोल्ड एग्जांपल है, सोल्ड एग्जांपल, ठीक है, सोल्ड एग्जांपल है। इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से आया हुआ है आपके पास, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट लास्ट टॉपिक जो आपका वहां से आया है। आपके पास है AX3, तो AX3 को अगर मैं आयनाइज करवाऊंगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, A3 प्लस प्लस में 3x माइनस आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मान लेते हैं कि जो आयन्स हैं, कैटायन और एनायन की जो मोलर सोलिबिलिटी है उसको मैंने S मान लिया दोनों के लिए। क्लियर है। अगर ये S है तो ये टोटल कितनी होगी, 3S, क्योंकि इसके कितने मोल है, 3 मोल है, तो ये 3S होगी। अगर मुझे सोलिबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP निकालना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, तो वो किसके इक्वल होगा, वो आपको पता है, कंसंट्रेशन ऑफ A3 प्लस आयन मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ x माइनस आयन का क्यूब, इसके इक्वल हो जाएगा। इसको अगर मैं निकालूं तो मोलर सोलिबिलिटी मैंने S मानी हुई है, 3S का क्यूब, S इंटू में 3S का क्यूब, यानी कि आपके पास आ जाएगा टोटल 3 3 होती है 27, 27 S का 4 आ जाएगा, क्योंकि पावर बेस सेम है तो S की पावर 1 है, यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 27 S की पावर 4 रहेगा आपका आंसर साथियों। ये कहाँ दिया हुआ है आपको, पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। बिल्कुल इजी पीजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ ईच ऑफ O2 NH3 एंड CO2 एट HTP की बात कर रहे हैं साथियों, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, O2 क्या है, गैस, अमोनिया क्या है, गैस, एसटीपी के ऊपर बता रहा हूं सारा, और CO2 क्या है, ये भी क्या है, गैस।
कहाँ, एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या है, गैस है। तो आपने एक लॉ पढ़ा होगा, एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। ये लॉ क्या कहता है साथियों, ये लॉ ये बात कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, इस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर and pressure contains equal number of molecules, contains equal number of molecules, ठीक है, इसी को हम कहते हैं एवोगैड्रो लॉ। यानी अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये रही 100 ml है, सबके 100 ml ऑफ ईच है, और सारे के सारे गैस है एसटीपी पे हैं, तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्या रहेंगे, इक्वल यानी कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि सेम रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन +1 क्लास से आपका आया हुआ था, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 के ऊपर साथियों। 122 में हमसे क्या पूछा हुआ है, 122 में हमसे पूछा हुआ है कि द शेप ऑफ CuNH3 4SO4 इज, इसकी शेप क्या होगी साथियों। एक्चुअली में आज तक का पूछा गया, मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इतना गजब का एक्सेप्शन अभी तक आपको देखने को मिला नहीं। बेस्ट क्वेश्चन है टिल डेट, आज तक पूछा हुआ है स्टेट का। आपको देखने से क्या लगता है कि ये एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड होगा, या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। ऐसा हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, हम मान लेते हैं कि टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, लेकिन क्यों होता है उसके पीछे हमें नहीं पता है। पिरामिडल हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 6 लिगेंड चाहिए, भी 6 इसके पास है ही नहीं। तो तीसरा ऑप्शन तो हमारा कट ही हो जाता है साथ। बचते हैं 3 ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आते हैं जब आपके पास sp3 हाइब्रिडेशन या फिर आपके पास यानी कि एक s और 3 p ऑर्बिटल या dsp2 हाइब्रिडेशन हो जाए। दो टाइप की हाइब्रिडेशन आपके पास बचती है। अगर स्क्वायर प्लेनर है तो इसका मतलब dsp2 हाइब्रिडेशन होनी चाहिए, पिरामिडल है तो sp3 होगा, टेट्राहेड्रल है तो भी sp3 होगा। लेकिन पिरामिडल में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है प्लस में बाकी के 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, जबकि इसके अंदर में चारों के चारों बॉन्ड पेयर होते हैं, लोन पेयर नहीं होता टेट्राहेड्रल के अंदर। क्लियर है। अब इस मॉलिक्यूल की शेप को डिस्कस करते हैं। जनरली क्या आता है, एक्चुअल में इसकी शेप जो आएगी वो आएगी स्क्वायर प्लेनर ही। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एक्चुअल में शेप जो आएगी वो स्क्वायर प्लेनर ही आएगी। आंसर तो यही है, लेकिन ये होता कैसे, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या है, CuNH3 4 2+ है आपके पास, क्योंकि सल्फेट पे 2- चार्ज होता है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो न्यूट्रल दिखाया हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। कॉपर जो है आपका यहाँ पर वो +2 के अंदर है, कॉपर किसके अंदर है, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। तो अगर मैं इसकी वैलेंस शेल वाले बॉक्स बनाऊं d ऑर्बिटल के 1 2 3 4 और 5, अगर मैं इनको बनाने की कोशिश करूं तो कॉपर 2+ की फॉर्म में किस में जाएगा भाई, कॉपर 2+ की फॉर्म में क्या होगा, कॉपर वैसे होता है, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो 29 होता है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो होती है 3d10 4s1। तो दो निकाल देने, 3d9 बचेगा। 3d9 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा। 4s आपका ऐसे का ऐसे पड़ा रह गया, 4p आपका ऐसे का ऐसे पड़ा रह गया। ये 4s, ये 4p, ये 3d ऑर्बिटल है। क्लियर है, यही बात है। वीबीटी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या है साथियों, वीबीटी के अकॉर्डिंग ये होता है कि इसकी हाइब्रिडेशन होनी चाहिए sp3, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए sp3, और इसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। कैसा, कैसी शेप होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल शेप इसकी होनी चाहिए। लेकिन बट अकॉर्डिंग टू ESR डाटा एंड एक्सरे डायफ्रैक्शन, एक्सरे डायफ्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस बोलते हैं। ESR का मतलब क्या होता है, ESR का मतलब होता है साथियों इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात है। और एक्सरे डायफ्रैक्शन का जो डाटा आता है वो शो करता है कि ये स्क्वायर प्लेनर है, shows that it is square planar and DSP2 hybridized,
ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या है, DsP2 है। देखो क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है कि स्क्वायर प्लेनर है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है। यहाँ ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू VBT की ये तो टेट्राहेड्रल है और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो एक्चुअल में क्या है, आंसर तो स्क्वायर प्लेनर ही आएगा, लेकिन ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, देखो मैं बताता हूँ आपको इसका रीजन क्या होता है। अगर मुझे कॉपर 2 प्लस आयन को DsP2 हाइब्रिडाइज बनाना है, तो हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 3dx² - y² ऑर्बिटल में, वो प्रमोट करने पड़ेंगे 4pz ऑर्बिटल में। यानी कि अगर मुझे इसको बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 3dx² - y² के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा। कहाँ पे करना पड़ेगा, 4pz ऑर्बिटल के अंदर। अगर ऐसा होगा तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, CuNH3 4 2 प्लस को अगर मैं इसे आयन की बात करूं तो उसकी जो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी साथियों, वो कैसी बन जाएगी उसको मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास 5 ऑर्बिटल हो गए, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को तो मैंने क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया। तो यहाँ मेरे पास क्या बच गया, मैं इसको अलग कलर से शो कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास बच गए ये वाले 2 एम्प्टी ऑर्बिटल। तो इस एम्प्टी ऑर्बिटल में आने चाहिए बाकियों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एम्प्टी ऑर्बिटल में। ये आ गया आपके पास 4s, और ये आ गया आपके पास 4p। तो 4p के अंदर उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, प्रमोट कर दिया है। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रमोट हुआ, 4pz के अंदर प्रमोट हो गया। 4pz के अंदर प्रमोट हो गया, तो बाकियों के अंदर तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे आ जाएंगे भाई। ठीक है, बाकियों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे आ जाएंगे। क्लियर, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो था वो प्रमोट हो गया, कहाँ चला गया, 4pz के अंदर। ये 4pz है, इसके अंदर प्रमोट हो गया। तो अब अगर हाइब्रिडेशन की बात करें तो हाइब्रिडेशन कैसे आएगी साथियों, अब अगर मैं हाइब्रिडेशन की बात करना चाहूँ तो हाइब्रिडेशन आएगा एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और ये 2 p ऑर्बिटल। तो DsP2 हाइब्रिडेशन ऐसे बनेगी और स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए था। और स्क्वायर प्लेनर ये क्या, ये स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए था, पर होता नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज नाउ प्रेजेंट इन हायर एनर्जी 4pz ऑर्बिटल एंड कैन बी लॉस्ट इजीली, ये मान सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देयरफॉर CuNH3 4 2 प्लस कैन बी फॉर्म्ड इजीली, कैन बी फॉर्म्ड इजीली। इसका मतलब तो यही होता है, कैन बी फॉर्म्ड, और या फिर ये मान सकते हैं कैन बी ऑक्सीडाइज, मान सकते हैं कैन बी ऑक्सीडाइज टू CuNH3 4 3 प्लस में, इसमें ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया साथियों, बट एक्सपेरिमेंटली या एक्सपेरिमेंट हैव शोन, हमें एक्सपेरिमेंट ने हमें क्या दिखाया है, शोन दैट कि ये जो कंपाउंड है CuNH3 4 3 प्लस डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्लियर, इसका मतलब ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, DsP2 हाइब्रिडेशन यहाँ ऐसे नहीं आएगी। तो इसका फाइनल सजेशन किसने दिया था, फाइनल सजेशन दिया था साथियों हगिंस ने। किसने दिया था, हगिंस नाम का साइंटिस्ट था, उसने दिया था। हगिंस और उसके साथियों ने क्या कहा था, हगिंस सजेस्टेड दैट, हगिंस ने क्या सजेस्ट किया साथियों, उसने ये बात सजेस्ट की कि इन स्क्वायर प्लेनर, इन स्क्वायर प्लेनर CuNH3 4 2 प्लस आयन, Cu2 plus ion is sp2d hybridized। कैसा है, sp2d hybridized, याद रखना है इस बात को। कैसा है, sp2d hybridized। कैसे, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। CuNH3 4 2 प्लस आयन जो है वो कैसे है, देखो मेरे पास ये 5 बॉक्स है, मान लो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या है, ये रहे 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास हो गए टोटल मिला के 7 8 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गए। फिर आपके पास था एक S, ठीक है, फिर आपके पास थे 3 P, और फिर आपके पास फिर से आ गया 4D वाले इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5। तो ये क्या कह रहा है कि एक्चुअल में जो हाइब्रिडेशन हो रही है, एक्चुअल में हाइब्रिडेशन कैसे हो रही है कि एक तो S का ऑर्बिटल यूज हो रहा है, 2 P के यूज हो रहे हैं, और एक D वाला यूज हो रहा है हाइब्रिडेशन के अंदर।
ये वाली स्कीम चल रही है। sp2db क्या होती है आपके लिए, स्क्वायर प्लेनर ही होती है, यानी हाइब्रिडाइजेशन बदल जाएगी लेकिन इसकी शेप स्क्वायर प्लेनर ही रहेगी। तो ये बेसिकली आपका सबसे बेस्ट क्वेश्चन था अब तक का जो मैंने देखा एग्जाम्स के अंदर, सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस, ये तो बहुत ही बार आ गया है, इसको तो मतलब अब पता नहीं क्या ही करेंगे इसका। एवरेज रेट दे रखी है आपको, तो आपको इसमें से क्या निकालना है, देन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 निकालना है। देखो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 आएगा इतना भी, देखो सीधी सी बात है, ये सेकंड ऑप्शन आएगा, कितनी बार सोल्व करवा लिया, 2-3 पेपर में आ गया ये तो। ठीक है, कैसे करोगे आप, जो आर एवरेज आपको गिवन है वो कितनी है, 6.79 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट, ये आपके लिए एवरेज रेट है। अब मेरे को अगर रेट निकालनी है तो रेट किसके इक्वल आएगी, किसकी रेट निकालनी है मुझे, फॉर्मेशन ऑफ NO2 की रेट निकालनी है, वो किसके इक्वल आएगी, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाई में चेंज इन टाइम। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो रेट ही है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 यही है ना, तो रेट है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, 4 इंटू में 7.69 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 2.72 इंटू 10⁻⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट, ये मेरा आंसर रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 124 में पूछता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगा, डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या रहने वाला है साथियों। बेसिक स्ट्रेंथ इनमें सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग किसकी है, देखो तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो आंसर रहेगा आपका फोर्थ वन। कैसे रहेगा मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो होता क्या है, आपका जो सेकंड है वो सबसे बेसिक क्यों है, देखो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल है, कोई रेजोनेंस नहीं, इसके अंदर क्या है, नो रेजोनेंस, कोई तो रेजोनेंस नहीं। ठीक है, दूसरी बात इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ ही है। तीसरी बात क्या है, ये वाला जो नाइट्रोजन है वो आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके अंदर जो परसेंटेज कैरेक्टर है वो कितना है, 25% है। कितना है, 25%। क्लियर। अब अगर मैं पिरिडीन की बात करूं तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कितना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो परसेंटेज कैरेक्टर कितना हो जाएगा इसके अंदर, sp2 के अंदर परसेंटेज कैरेक्टर होता है आपका 33%। कितना, 33% होता है साथियों, 33% आपका परसेंटेज करेक्टर हो जाएगा पिरिडीन के केस में, ये पिरिडीन है। ठीक है, ये रेजोनेंस में ये वाला जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये रेजोनेंस में पार्ट ही नहीं करता, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं हो रही। अमोनिया के केस में क्या होता है कि रेजोनेंस हो रही होती है, ये वाले लोन पेयर जो होते हैं ना वो यहाँ चले जाते हैं रेजोनेंस में, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, यहाँ भी रेजोनेंस हो रही है। यहाँ जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो भी क्या करेंगे, रेजोनेंस में पार्ट करेंगे। ठीक है, कैसे पार्ट करेंगे, रेजोनेंस वाले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन दोनों में से ये जो पायरोल रिंग है इसको क्या बोलते हैं, पायरोल, क्या बोलते हैं, पायरोल। और ये आपके पास क्या है, एनिलीन है। पायरोल और एनिलीन में किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहने वाली है, उसकी अगर बात करें, मोर परसेंटेज कैरेक्टर, तो लोन पेयर नियर द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डोनेशन वुड बी लेस। जितना परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतना ही ज्यादा रहेगा, नजदीक रहेगा, और प्रोटॉन डोनेशन उतना ही, इलेक्ट्रॉन डोनेशन आपका उतना ही कम रहेगा। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम होगा उतना ही आपका बेसिक कैरेक्टर भी कम होगा। यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ रहेगा, विल बी नियर द न्यूक्लियस, विल बी नियर द न्यूक्लियस। सीधी सी बात है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन डोनेशन वुड बी लेस। आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेशन वुड बी लेस। लेस इलेक्ट्रॉन डोनेशन का मतलब क्या होगा, लेस बेसिक कैरेक्टर, लेस बेसिक कैरेक्टर। क्लियर है, तो परसेंटेज कैरेक्टर इसमें ज्यादा होता है तो सेकंड वाला आपका पहले आएगा, फिर थर्ड वाला आएगा, फिर आएगा आपका फोर्थ वाला एनिलीन वाला, और लास्ट में आपका आएगा पायरोल वाला। क्लियर है, लोन पेयर एरोमेटाइजेशन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर पायरोल में क्या होता है, ये लोन पेयर यूज हो जाता है एरोमेटाइजेशन के अंदर, और जबकि यहाँ पर ये लोन पेयर जो है एरोमेटाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए इसका आपके पास थर्ड नंबर आएगा। ये ज्यादा बेसिक है किसके मुकाबले, पायरोल के मुकाबले। क्लियर है, तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पे साथियों। सोडियम फिनेट रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड टू फॉर्म, देखो सोडियम फिनेट जो होता है वो आपके एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम फिनेट क्या होता है भाई, देखो इसको बोलते हैं, ये क्या है आपके पास, इसको हम बोलते हैं सोडियम बेंजोएट।
ठीक है, एक्चुअल में, या सोडियम फिनेट भी बोल देते हैं। इसकी रिएक्शन अगर मैं CH3COCl के साथ करवा दूं, यानी असाइल हैलाइड के साथ करवा दूं, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे ये वाली रिएक्शन दे देगा। इधर क्या बनेगा आपके पास, OCOCH3 लग जाएगा, यानी ये Na+ हट जाएगा, उसकी जगह COCH3 लग जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह टाइप की रिएक्शन होगी, NaCl यहाँ पर आपका बन जाएगा। इसको हम कहते हैं मिथाइल बेंजोएट। क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजोएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मिथाइल बेंजोएट। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 126 के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में हमसे क्या पूछा हुआ है साथियों, देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यानी SN1 रिएक्शन में इनमें से सबसे फास्टेस्ट आपका कौन जाएगा। देखो SN1 जो होती है वो किसके थ्रू जाती है। SN1 की खास बात क्या है, पहली बात तो 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, 2 स्टेप रिएक्शन है। दूसरी बात इसमें खास बात क्या है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन का मतलब स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी रेट फास्ट होगी। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, या रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। रेट उतनी फास्ट होगी जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। तो यही हमारा इसमें आंसर देने का तरीका रहेगा। अब इसमें ऐसा क्यों है, देखो मैं बताता हूँ। तो यहाँ 2 फिनाइल ग्रुप आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस कर देंगे, 2 फिनाइल ग्रुप, ये वाले 2 फिनाइल ग्रुप और एक CH3 ग्रुप, ये वाला सॉरी, यहाँ पर जो प्रोड्यूस होगा वो टर्सरी कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा। टर्सरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। मोर स्टेबल का मतलब वो फास्टर फॉर्म होगा, ठीक है, फास्टर विल बी फॉर्म। मोर स्टेबल है तो फास्टर फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी क्वेश्चन में भी देखो, इसी में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसमें भी सेकेंडरी बनेगा, इसमें भी सेकेंडरी बनेगा, इसमें प्राइमरी बनेगा, इसी में टर्सरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसलिए यही सबसे फास्टेस्ट जाएगा। फिर आता है 1-phenyl 2-chloropropane ऑन ट्रेडिंग विद अल्कोहलिक KOH गिव्स मेनली। देखो आपके पास है 1-phenyl प्रोपीन, क्लियर। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, 1-phenyl 2-chloropropane जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो 1-phenyl 2-chloropropane का मतलब हो गया आपके पास ये 1 पे फिनाइल है और 2-chloropropane है, यानी CH2 CHCl, 2 पे क्लोरो है, ये हो गया 1-phenyl chloropropan। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये आपकी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी अल्फा हाइड्रोजन जिस भी हेलो एल्केन के पास या हेलो एरीन के पास होते हैं अल्फा हाइड्रोजन, वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की में जाएगा अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, क्योंकि बेस जो होता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। और यहाँ आपको मेजर प्रोडक्ट जो देखने को मिलने वाला है वो एल्कीन देखने को मिलने वाला है। और ये जाएगा किसके अकॉर्डिंग, ये सेटजेप रूल के अकॉर्डिंग जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, सेटजेप या फिर जेटसेव, ठीक है, जेटसेव रूल इसके अकॉर्डिंग जाता है। यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फेवर्ड, एल्कीन विल बी फेवर्ड। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको सेटजेप रूल कैसे प्रेडिक्ट करता है। अभी इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, देखो एक तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ सकता है, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड आ सकता है। कौन सी एल्कीन मोर फेवरेबल होगी, तो जिसके दोनों साइड ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप जुड़े होंगे वही फेवर्ड होगी, यानी CH डबल बॉन्ड आपका CH3, एक तो ये बनेगा, प्लस में आपका एक ये प्रोडक्ट बनेगा। दोनों में से कौन सा मेजर होगा, बस हमें वही डिसाइड करना। तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनने वाला आपका, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, और वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपको बनाना है, तो ये हो जाएगा 1-phenyl प्रोपीन। 1-phenyl प्रोपीन जो है आपका ये वाला ऑप्शन, ये 1-phenyl प्रोपीन, ये क्या है, 1-phenyl प्रोपीन है। तो यही आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मतलब यही आपका आंसर होगा। इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर 128 साथियों, ये कहता है H2S इज मोर एसिडिक देन H2O। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि H और S का जो बॉन्ड है, H और S का जो बॉन्ड है वो वीकर होता है, बॉन्ड इज वीकर एज कंपेयर टू OH बॉन्ड। देखो यहाँ तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, यहाँ पर नहीं बनती। ऐसा क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम जब भी आप जाते हो, टॉप टू बॉटम जब भी जाते हो साथियों, तो साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है एटम का। सल्फर का साइज ऑक्सीजन से बड़ा होता है, इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो अपने आप घट जाती है। साइज अगर बढ़ेगा एक एटम का, तो दूसरे छोटे एटम के साथ उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो वो H+ आयन को जल्दी लिबरेट कर पाएगा। इसका मतलब वहां पर उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन रहेगा, HS बॉन्ड इज वीकर एज कंपेयर टू OH बॉन्ड। क्लियर? तो इसी वजह से H2S ज्यादा एसिडिक होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 1,3 अल्काइल सब्स्टिट्यूशन यानी सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट। देखो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका होता है सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट की बात करते हैं। इसमें दो टाइप की रीअरेंजमेंट होती है, एक तो 1,3 शिफ्ट होता है और एक आपके पास होता है साथियों 1,5 शिफ्ट। एक आपके पास कौन सी होती है? 1,5 शिफ्ट होती है। जब भी आपके पास 1,3 शिफ्ट होती है तो सुप्राफेशियल माइग्रेशन होता है। 1,3 के अंदर क्या होता है? सुप्राफेशियल सुप्राफेशियल माइग्रेशन पॉसिबल होता है। सुप्राफेशियल माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। जो अल्काइल ग्रुप होता है, माइग्रेशन ऑफ द ग्रुप proceeds with the inversion of configuration. Migration of the group proceeds with inversion of configuration. Inversion of configuration कहाँ पर? At the chiral center. At the chiral center. कायरल सेंटर पे क्या हो जाता था साथियों? इन्वर्जन हो जाता है। हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, ध्यान से देख लेते हैं। ये वाला प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हमारा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर मैं 1,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट करवाता हूँ, ठीक है, 1 and 3 की सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट करवाता हूँ, तो आप ध्यान रखें ये 1, ये 2, ये 3 है, ठीक है। या फिर ये मान लो ये 1 है पहला कार्बन, ये 2 है, ये थर्ड कार्बन है। तो 1,3 की सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट जब भी हम करवाते हैं साथियों, तो हमारे पास होता क्या है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये चले जाएंगे नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड के ऊपर। तो जैसे ये रीअरेंजमेंट होगी हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसको ध्यान से हम देख लेते हैं। जैसे ये रीअरेंजमेंट होती है हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा साथियों? प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा। डबल बॉन्ड तो हमारा यहाँ आ गया, आर ग्रुप इसके पास लग गया, क्लियर है। डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और आर ग्रुप किसके पास? इसके पास लग गया। तो 1,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट हमें दिखाई दे रहा है जिसमें आर ग्रुप यहाँ लगा हुआ, डबल बॉन्ड यहाँ है? ये वाला प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा साथियों। ऑप्शन नंबर 3 क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा, क्लियर है। लेकिन अगर मान लो 1,5 शिफ्ट होती, तो अगर 1,5 सिग्मा ट्रोपिक सब्स्टिट्यूशन होता, 1,5 शिफ्ट अगर होती तो क्या होता? 1,5 शिफ्ट के अंदर क्या हो जाता? रिटेंशन हो जाती, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहती, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एट कायरल सेंटर, कॉन्फ़िगरेशन एट, यानी जब माइग्रेशन हो जाएगा ग्रुप का तो जो कायरल सेंटर होगा उसके ऊपर रिटेंशन हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ तो इन्वर्जन है, वहाँ रिटेंशन हो जाती है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 130 आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? मैच द लिस्ट 1 and 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर ढूंढना और मैच करना है। देखो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? एल्डिहाइड के लिए टेस्ट, ये टोलेंस टेस्ट की बात कर रहा होता है, ठीक है। ये AgNO3 जो है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, यानी AgNH3 होल ट्वाइस 2+, ये आपका टोलेंस रिएजेंट होता है। क्या होता है? टोलेंस रिएजेंट होता है, टोलेंस रिएजेंट। इसका नाम ये भी होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इसका मतलब टोलेंस रिएजेंट ये किसके लिए यूज करते हैं हम? ये यूज करते हैं एल्डिहाइड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। यानी ए का ऑप्शन तो आना है 2, ए का 2 दो में ही है, यानी सेकंड और फोर्थ तो आपका खत्म ही हो गया। फिर आपके पास आता है क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। क्लोरोफॉर्म प्लस में NaOH आपका एक आता है,
एक आपके पास आता है अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन KMnO4 किसके लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है डबल बॉन्ड को चेक करने के लिए। ये किसके लिए यूज किया जाता है साथियों? सॉरी, ये यूज किया जाएगा विसिनल OH ग्रुप के लिए। नहीं, अल्कलाइन KMnO4 जो है वो आपके लिए यूज किया जाएगा साथियों, किसके लिए? डबल बॉन्ड को चेक करने के लिए। ये आप इसको ये कह सकते हो कि टेस्ट होता है अनसेचुरेशन के लिए। अगर आपने अल्कलाइन KMnO4 डाल दिया, अल्कलाइन KMnO4 डाल दिया, और अगर आपके पास कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड है तो वो इसको क्या कर देगा? डीकलराइज कर देगा। डीकलराइज कर देगा यानी इसका कलर खत्म हो जाएगा। तो यानी जो आपका सी है उसका ऑप्शन आना चाहिए 4। सी का 4 और ए का 2 दो में ही है, क्योंकि यहाँ तो सी का 1 है तो ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सेकंड है हाइड्रोआयोडिक एसिड HiO4, तो वो विशनल OH ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। और क्लोरोफॉर्म जो होता है वो प्राइमरी अमाइन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? क्लोरोफॉर्म प्लस में NaOH, वो प्राइमरी अमाइन के लिए यूज किया जाता है। कहाँ? कार्बोनिल रिएक्शन जो होती है नाइट्राइल्स की, वो प्राइमरी अमाइन के फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है कार्बोनिल रिएक्शन के अंदर। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही साथियों। आशा करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन सही लगे, वीडियो पसंद आए, तो कृपया इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।